ऑफ करिए। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीट एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं बीट एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और हम लोग जीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीएस प्रैक्टिस रोज की तरह भी आज हम एक प्रश्न को लेंगे और चारों ऑप्शन की व्याख्या ना करते हुए बल्कि क्या करेंगे, उस टॉपिक से ही जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। जो टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक से ही पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। काकरापार कहाँ पे है? सूरत में। तारापुर एक बताया गया था आपको, चेन्नई में कोई था क्या? शायद एक तमिलनाडु में था कोई। कुडनकुलम देख रही हो? वो चीज नहीं खुला है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। ठीक है। आंसर यूवी ठाकुर, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार है। बस सही बता दो कि वो वॉइस वगैरह ठीक आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, सब बढ़िया, बहुत ही बेटर चल रहा है। चलिए आ जाओ, कुछ चीजें आज भी देख लेते हैं। कल वाला जो आइटम आपको दिया गया था, आइटम इन द सेंस, जैसे हमने कुछ षड्यंत्रों की बात की थी, कुछ संयंत्र हैं जो परमाणु संयंत्र केंद्र के रूप में विख्यात है। कुछ ऐसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पर भी डिस्कस हुआ था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल ही आपके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे एक चीज हमने कहा था कि जब कोई कागज है तो कागज का जलना कैसा एग्जाम्पल होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर कोई कागज जल रहा है तो कागज का जलना कैसा उदाहरण माना जाता है? रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। और जब कोई कागज फटता है तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक इसी तरह हमने बात की थी कि अगर कोई मोम है, अगर मोम पिघल रही है तो मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम में जो धागा लगाया गया है जिससे वो मोमबत्ती बन गया, तो वो कौन सा परिवर्तन मानेंगे? रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। उम्मीद है कि ये सब आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब इससे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, है कि नहीं? ये गलत हो जाएगा? पहले ही सही गलत था। अच्छा चलो, अच्छा दोनों बातें आपने, आज थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं। एक चीज कल वाली बच गई थी, उसी को समझते हैं, जिसमें कुछ अम्ल की बात कर रहे हैं कि कौन सा अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। एक लिस्ट आज इसकी भी बना लेंगे। जैसे जो लैक्टिक अम्ल होता है, एक किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये कह सकते हैं कि खट्टे पदार्थों में, जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें पाया जाता है। और बेसिकली किसमें कह सकते हैं आप? दूध। खट्टा पदार्थ का मतलब दूध, सही, दूध दही से है तो सिर्फ आप खट्टा दूध लिख सकते हैं, खट्टा दूध अथवा दही। तो दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? दही खट्टा है कि दही खट्टी है? दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है। दही खट्टा है, पुल्लिंग है दही शब्द। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है।
खिचड़ी, हाँ खिचड़ी तो अलग पूछ। हाँ माठा खट्टा होता, सही कह रही हैं, माठा खट्टा होता है। ठीक है, तो दही जो है ये पुल्लिंग है, ध्यान देंगे, पूछा गया है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला देखें, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल लिखते चलो, अभी याद करवाते हैं। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, इमली में। और कहां पाया जाता है? कच्चे अंगूर में। और कहां? कच्चा अंगूर। अंगूर देखें, अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। एक है ऑक्जेलिक एसिड, जिसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। अगला देखें, मेलेइक अम्ल, हाँ मेलेइक अम्ल, और ये पाया जाता है सेब में। अगला देखें, साइट्रिक अम्ल, ये तो परिचित होंगे आप लोग। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाएगा, संतरा में पाया जाएगा। और कहां पाया जा सकता है? मौसमी का नाम सुने? हाँ, इसी को मुसम्मी कहते हैं। तो मुसम्मी में पाया जाता, माने खट्टे पदार्थ कह सकते हैं, नींबू इत्यादि में। एक होता है एसिटिक अम्ल, ना ही वही लिख ही रहा हूं मैं, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किसमें? बोलो। सिरका में पाया जाता है। एक अम्ल होता है जिसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल पाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग? कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पेय पदार्थ। एक है यूरिक अम्ल, कार्बनिक है। यूरिक एसिड या ये पाया जाता है मूत्र में। इतना अभी देखो कैसे जादू की तरीके से याद करवाते हैं तुम लोगों को। एनटीपीसी था, अच्छा सॉल्व कर रही थी अपने से। चलो एक बार फिर से ध्यान से पहले सुन लो। हाँ हट जा रहे हैं। सूरज कुमार चौरसिया पुलिंग है, सूरज कुमार सेब है, बहुत सही। सर आवाज क्लियर ना हो प्रॉब्लम, आवाज तो यहां से ठीक लग रही, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं बच्चों। बता रहे हमारे यहाँ तो ठीक आवाज है, हमारे यहाँ तो आवाज ठीक है, हमारे यहाँ से तो आवाज ठीक है। थोड़ा सा आप लोग आवाज का मतलब क्या दिक्कत आ रही है? थोड़ी सरसराहट होगी लेकिन ठीक है आवाज। तो टार्टरिक लैक्टिक अम्ल क्या है? खट्टे दूध में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं, लैक्टोजन नाम का पदार्थ होता है दूध में। तो जब दूध सड़ता है, गलता है, सड़ जाता है, तो उसमें खट्टापन आ जाता है। और दूध को खट्टा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जोरन का। जोरन नाम सुने? एक खट्टा चीज होता है जोरन जिसे कहते हैं, माने अगले ही पुराने दिन का दही होता है, ठीक ना, फटा हुआ। तो जब पहली बार दूध को फाड़ा जाता है जमाने के लिए, दही बनाने के लिए, तो नींबू इत्यादि का प्रयोग लोग कर लेते हैं। उसके बाद दही थोड़ी सी बचा के माता जी लोग रख लेती हैं। अगले दिन जब दूध को जमाती हैं तो वही वाला डाल देती हैं, तब वो दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दही में परिवर्तित होगा तो दही खट्टा है, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा है। दूसरा हमने कहा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है।
इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कच्चे अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से पाया जाता है। एक चीज ध्यान देंगे कि ऑक्सैलिक एसिड के कारण ही स्टोन बनता है, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण ही स्टोन बनता है, जिसे आप किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। जो किडनी स्टोन बनता है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि किडनी स्टोन किन पदार्थों को इकट्ठा हो जाने से बनता है। तो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता, भारी पदार्थ होता, बोझिल पदार्थ होता है, वो किडनी के तलछी वाले भाग में। किडनी कैसे होता है, इसी तरह से किडनी होती है सेम के बीज के आकार की, और इसके किडनी हमारे लिए क्या करती है, बॉडी के ब्लड का क्या करती है, छननी का काम एक तरह से कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती है। जब कोई चीज फिल्ट्रेशन का काम करती है, कभी आप गर्मी के महीने में गुड़ का रस बनाए हैं? तो गुड़ का रस या किसी भी चीज का रस, शरबत जब आप बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि पानी डाल डाल के पतला किया जाता है, पीने योग्य मीठा रहे इतना बनाया जाता है। छानते छानते लास्ट में मोटा पदार्थ बच जाता है। नहीं समझ में आया तो चाय की प्याली ले लो, चाय पीते हो, जो मोटा पदार्थ होता है चाय का नीचे कप में बैठ जाता है। आप ऊपर से चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, और नीचे वो बैठा रहता है मोटा वाला, उसको आदमी थोड़ा सा छोड़ देता है कि जो मोटा पदार्थ होता है वो बैठ जाता है। सेम उसी तरह से जब हमारी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो किडनी के फिल्ट्रेशन का काम जो करता है नेफ्रॉन करता है। क्या करता है, नेफ्रॉन छोटी इकाई है, किडनी की फंक्शनल इकाई है, कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉनों से मिल करके किडनी बनती है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। और नेफ्रॉन एक जालीदार की तरह से होता है, किसी दिन टॉपिक में लेंगे नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन एक तरह से कहते हैं बोमेन संपुट होता है, जो छननी का काम करता है, और इसी से चीजें छनती हैं तो भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है। और जब उस खाने के पदार्थ ऑक्सैलिक की मात्रा ज्यादा होती है तो वह स्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप किडनी स्टोन कहते हैं। एक बात ये भी ध्यान देना। अगला हमने कहा कि मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में, प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, नींबू, संतरा और मौसमी माने खट्टे चीजों में तो खट्टी इमली भी है, और खट्टा अंगूर भी कच्चा होता है, लेकिन उसमें ये अम्ल नहीं पाया जाएगा। सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा जाता है कि साइट्रिक एसिड का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, नींबू है, उसके बाद संतरा है, उसके बाद मौसमी है या मौसमी इसी को कह सकते हैं, ठीक ना। हाँ, आंवला में साइट्रिक, हाँ कह सकते हैं। तो ये जो सोर्स हैं अम्ल के, वो इन पदार्थों में मिल रहे हैं। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सिरका जानते हैं, सिरका बहुत सारी चीजों का बनाया जाता है। गांव में हमारे सिरका गन्ने के रस का बनता है। गन्ने के रस को बोतल में भर करके अम्मा धूप में सुखा के रख देती हैं, और वो सड़ करके सिरके के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाद में ललका मिर्चा वगैरह से उसको भूना जाता है, और गर्मी के दिनों में सिरका, हाँ कई जगह से, तो उसका उपयोग किया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में। कहते बड़े उसके फायदे हैं, नीम हकीम खतरे जान। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किसमें मिलता है, सिरका में। कार्बनिक अम्ल जो होता है ये कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। कार्बनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। यूरिक एसिड या यूरिया मिलता है आपके मूत्र में। ये सारी चीजें हैं। इसमें से एक तो लैक्टिक आपको याद रहता है, ज्यादातर आप लैक्टिक को कैसे याद रखेंगे, लैक्टोजन से। तो दूध जब फटेगा, दही जब फटेगा या दही बनेगा, तब इसमें लैक्टिक पाया जाएगा, लैक्टोजन से याद रखेंगे। टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक का मतलब एक जबान में, जीभ में इंजाइम पाया जाता है जिसको टायलिन कहते हैं। सुना है कभी नाम, टायलिन। जबान में हमारे मुंह में एक जीभ से इंजाइम निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टायलिन कहते हैं। टायलिन लिखें, टायलिन कहा जाता है। और ये टायलिन हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो टायलिन कहाँ मिलता है, मुंह में। इमली देख करके मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। जब आप इमली देखते हैं, अच्छा किसको किसको आता है, लड़कियों को सबको आता खट्टा देख करके। तो अच्छा, हमने इमली का नाम लिया, कुछ के मुंह में तो ऐसे ही पानी आ गया होगा। टायलिन
जबान में रहती ना ये, लेकिन इस बात को सोचने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि मुंह में पानी आता है किसको देख करके, इमली को। तो टाइलिन टार्टरिक, जो टार्टरिक है टाइलिन से जोड़ करके आप मुंह में पानी आने से जोड़ सकते हैं इमली या कच्चे अंगूर में। आपको बताया टमाटर में पाया जाता है, मूल स्रोत इसका टमाटर, हालांकि बैगन में, पत्ता गोभी में बहुत सारे इसके सोर्स हैं, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, बड़े मात्रा में टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक होता है, ये खाने से, टमाटर खाने से स्टोन हो जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा टमाटर खाएगा उसको किडनी स्टोन हो सकता है, तो बच के खाना, संभल के खाना। अगला मैलेइक अम्ल, मैं लूंगा क्या, सेब लूंगा, मैं क्या लूंगा, आप मैलेइक अम्ल, आपको याद रखने वाली चीज जो है, एक तो आपको टार्टरिक याद रखना है, दूसरा मैलेइक याद रखना है, साइट्रिक आपको याद रहता है, ऑक्सैलिक याद रहता है, लैक्टिक याद रहता है। उसके बाद आपको देखना है एसिटिक, लगभग ये भी सामान्य बातें हैं, यूज आता है। तो एसिटिक अम्ल भी सिरका में पाया जाता है, आप याद रखेंगे। आपको याद रखना है ये वाला कार्बनिक एसिड, जैसे कार्बन का रंग कैसा होता है, काला होता है। और पेप्सी, जब हम कोल्ड ड्रिंक का नाम लेते हैं सबसे पहले नाम क्या याद आता है, पेप्सी। और पेप्सी दिखने में कैसा लगता है, कोल्ड ड्रिंक का मतलब कोका कोला, और कोका कोला कैसा लगता है, काला, काला माने कार्बन, कार्बन काला ही होता है। पहले तू ही बतियाला चाहता, कैसा होता है, कोल्ड ड्रिंक काला होता है ना, कोल्ड ड्रिंक काला होता है, कोका कोला भी काला होता है, पेप्सी भी काला होता है। तो कौन सा पाया जाएगा, कार्बनिक पाया जाएगा। और ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि आप यूरिया जो पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। उम्मीद है कि आप बातें समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं। किसको, एस्कार्बिक नहीं, जैसे देखो एस्कार्बिक हो जाएगा, फार्मिक, एक और देखो फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, लाल चींटी में, सेब में एस्कार्बिक अम्ल, मैलेइक को एस्कार्बिक कह सकते हैं, ये तो मैं समर्थन नहीं करूंगा इस बात का, इस बात को मैं कल बताऊंगा आपको, एस्कार्बिक क्या कैसे कह सकते हैं, अलग है। लेकिन किसमें पाया जाएगा एस्कार्बिक एसिड, चलो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, देख फार्मिक इसमें और ऐड कर लो, फार्मिक अम्ल, फार्मिक, हाँ फार्मिक अम्ल, इसको नोट कर लो, किसमें पाया जाता है, लाल चींटी में। लाल चींटी कभी काटी आप लोगों को, तो उसमें लाल चींटी में फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दो बात और लाल चींटी के बारे में समझना कि लाल चींटी जब चलती हैं, एक तो एक विशेष तरह का गंध छोड़ती हैं। लाल चींटियां जब चलती हैं तो एक विशेष तरह का गंध छोड़ती हैं, और उसी गंध के पीछे पीछे बाकी सब चींटियां चलती हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि किस कारण से चींटियां एक लाइन में चलती हैं, तो विशेष तरह का गंध छोड़ती हैं इस कारण। दूसरी चीज, इन्हीं लाल की जो लाल चींटियां हैं, इन्हीं की चटनी बनाई जाती है। किस राज्य में, लाल चींटियों की चटनी, झारखंड में। झारखंड में लाल चींटी की चटनी लोग खाते हैं, कभी खाएं आप लोग, चेक करना किसी दिन, किसी दिन चेक करना खा करके, हम खाए हैं। लाल चींटी हम खाए हैं, और कौन खाया है, खट्टा टेस्ट, हाँ तो सबके घर थोड़ी बनता है, किताबों में लिखा गया जो बात बता रहा हूं। अब ये झारखंड से हैं, खाती हैं कि नहीं खाती पता नहीं, हाँ फर्स्ट क्लास नमकीन की तरह से यूज करते ना नमकीन की तरह से मिटाएं इसको, हाँ यार एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का वो उसका वो रासायनिक नाम है, हाँ ठीक बोले हैं, अच्छा याद दिलाया। चलो
अब प्रश्न पर चढ़ते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। वैसे मेलेइक अम्ल किस में पाया गया था? मेलेइक अम्ल किस में पाया गया था? सेब में पाया गया था। टार्टरिक किस में पाया गया था? अरे टार्टरिक पूछ रहा हूं। हाँ, इमलिम पाया गया था और कच्चे अंगूर पाया गया था ना। और चलो प्रश्न लिखो। प्रश्न, अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा? अभी समझाते हैं। इकोनॉमिक्स। हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन एक ले रहे हैं हम लोग, एडम स्मिथ कर दें। एडम स्मिथ। दूसरा कर दें विलियम रॉस। विलियम रॉस। ऑप्शन सी रॉबिन्स। रॉबिन्स। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। एडम स्मिथ हैं। एक का पहला है। तो इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। और ये आपसे कई बार किताब पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किस इकोनॉमिस्ट की बुक है। तो इसमें आप बताएंगे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने पहली बार धन के निर्गमन और धन के संचयन, धन के वितरण इत्यादि बातों पर उन्होंने चर्चा किया था। कैसे कैसे जो धन है, अच्छा यहाँ धन का मतलब जब इकोनॉमिक्स में आप धन की बात करेंगे तो यहाँ मनी नहीं होगा। धन का मतलब मनी नहीं होगा, धन का मतलब वेल्थ होगा। ठीक है, धन का मतलब क्या लेंगे? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में धन को हम वेल्थ कहते हैं। अब इकोनॉमिक्स में सबसे पहले शुरुआत देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स शब्द जो है इसका जो हिंदी अर्थ आपको बताया गया वो अर्थशास्त्र है। और वास्तव में इकोनॉमिक्स को धन का शास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? धन का शास्त्र बोलते हैं। तो कैसा धन, कैसे आप इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि किस धन की बात हो रही है, किस वेल्थ की बात हो रही है? तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात हो रही है। किसी राष्ट्र में प्राप्त होने वाला आय, मिलने वाला धन, किसी भी राष्ट्र का जो भी धन है उस धन की प्लानिंग कैसे की जा रही है नेशन के डेवलपमेंट पे, लोगों के ग्रोथ में, कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा जाएगा, इन तमाम बातों का एक तार्किक विश्लेषण किया जाएगा। तब उसे हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि यह क्या है? अर्थशास्त्र है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि हम अपने घर में या आप इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, आपके घर से 5,000 रुपए आते हैं। आपकी योजना रहती है कि अगर 5,000 रुपए घर से आ रहे हैं तो कितना हमको फीस देना है, कितना हमको रेंट देना है कमरे का, कितना सब्जी में खर्च करना है और कितना दोस्तों से उस पे दोस्तों के साथ मिलके खर्च करना है और कितना उनका रिचार्ज करवाना आपकी बार। ठीक है, सारी चीजें आप प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर किसी दिन मान लो रिचार्ज 599 वाला कह दिया गया तो आपका बजट क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। जब आय कम हो गई, जब आप पैसा 5,000 आया और उधर आपने अतिरिक्त खर्च क्या कर दिया? 599 वाला 84 दिन का रिचार्ज करवा दिया किसी का, तो बजट आपका गड़बड़ हो जाएगा। हम सामान्य दिन से जोड़ेंगे। इकोनॉमिक्स को कभी भी आप एकदम व्यवहार में समझने का प्रयास करें।
जैसे हम अपने एक घर का एक मुखिया होता है, वो अपने घर में किसको पढ़ाने में कितना खर्च करना है, मकान बनवाने में कितना खर्च करना है, कपड़े लत्ते खरीदने में कितने खर्च करने हैं, एकदम व्यवहार में आप देखते हैं कि पापा लोग, भैया लोग कैसे पैसे को मैनेज करते हैं, कहां से कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं। हम दैनिक जीवन में उसको देख रहे हैं। हमारे पास भी जो धन आता है, उस धन का हम कैसे अपने एक महीने के लिए उपयोग करते हैं, उसको हम जानते हैं। ठीक वही काम जब कोई नेशन, जब कोई राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ नेशन, जब किसी काम को, उसी अर्थ के प्लानिंग को, उसी वेल्थ की प्लानिंग करता है, उसी धन को कहां से आएगा, कहां जाएगा, कितना किस पर खर्च होगा, कितना पढ़ाई में खर्च होगा, कितना मकान बनाने में खर्च होगा, कितना विधवा पुनर्विवाह में खर्च होगा, कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और कितना धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों के प्रोत्साहन में खर्च किया जाएगा। बहुत सारे मद हैं सरकार के खर्च करने के। इसी के पूरे अंतर संबंध की व्यवस्था को हम सामान्य भाषा में इकोनॉमिक्स या धन का शास्त्र कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। आज इतना ही अर्थशास्त्र के बारे में। अगले दिन फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए किसी और प्रश्न को। शुरुआत कर दिया हूं मैं इकोनॉमिक्स का। अब आप इसके कुछ, जैसे शुरुआत में मैं देखूंगा कि किसकी क्या किताब है, इसको अर्थशास्त्र क्या है व्यवहार में आप समझ गए हैं। ठीक है। अब अर्थशास्त्र के 5 कौन कौन से स्तंभ होते हैं, वितरण प्रणाली क्या होती है, और बाजारीकरण क्या होता है, बाजार व्यवस्था क्या होती है ना, सारी चीजों को एक एक दिन करके उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किताब का नाम क्या था इनके, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ, नाम बहुत बड़ा है, किताब का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन आप केवल और केवल वेल्थ ऑफ नेशन ही याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, केवल और केवल वेल्थ ऑफ नेशन को याद रख लेने से। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखें, अगर एक प्रश्न देखें, महासागर की औसत लवणता महासागर की औसत लवणता ती है। मतलब कितना जो ओशियन हमारे हैं उनमें जो साल्टनेस है उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। ओशियंस के साल्टनेस की बात हो रही है, तो परसेंटेज में पूछा जा रहा है, औसत की बात कर रहा है ना, कितना औसत है, कितना परसेंट है। तो औसत ले लेते हैं 35%, 40%, 25% या फिर 45%। महासागरों की जो औसत लवणता है वो कितनी परसेंट है, बताएंगे आप सभी। बजट गड़बड़। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बहुत बेहतर एग्जाम वो दे रहे हैं, अप्लाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी बच्चे। चलें, क्या उत्तर आप लोगों ने टिक किया? 25%। सारे लोग समर्थन में हैं। आप बताएं कितना लग रहा है आपको, जो ओशियन साल्टनेस है कितनी हो सकती है? क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है? जल्दी अपने अपने क्रम से बताते जाइए। सुन के बता रहे हो कितना? 35% इज अ वेरी गुड आंसर। 35% ही इसका सही उत्तर है। कितना? 35% ही इसका सही उत्तर है। और जो खारापन होता है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। किसकी वजह से? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अधिकता जितना ज्यादा होगी वह जल उतना ही खारा होगा। तो खारे से लेकर के एक आपको मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे ज्यादा खारा पानी किस झील का है दुनिया का?
नहीं, झील की बात पूछ रहा हूं मैं, दुनिया में नहीं, भारत में चिल्का है। एक टर्की की वान झील है, टर्की की वान झील, नाम सुना है? टर्की की वान झील है, और इसकी जो लवणता है, यह संसार में सर्वाधिक लवणता, सर्वाधिक लवणता से ज्यादा सॉल्टनेस किस जाएगी? टर्की की वान झील में। अगर परसेंटेज की बात करें तो 330% के आसपास है। कितनी है? 330 के परसेंट। अब बताइए, इसमें कोई व्यक्ति, चिल्का उड़ीसा में है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हाँ, देख लो यहीं पर चिल्का झील जो है, चिल्का झील कहां पे है बोलो? उड़ीसा में है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह भारत की खारे पानी या लैगून झील की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर भारत की बात करेंगे, एक दिन मैं सारे लैगून झील को बता दिया था, कुछ प्रमुख लैगून झील को बताया हूं, पीछे वाला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। वान चिल्का की लवणता का परसेंटेज पता नहीं कितना है। टर्की वाला जो है, टर्की का झील जो वान झील नाम से जानते हैं, इसकी एक बड़ी खास बात है, इसमें तैरना बड़ा आसान है, कोई व्यक्ति इसमें डूब नहीं सकता है। क्यों? साल्टेंस ज्यादा है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसका, कि जब पानी, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है ना, कि किसी भी वस्तु को हम जितनी मात्रा में डुबाते हैं पानी हटाता है, तो कैसे तैरता आदमी है, किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा। जब जल का घनत्व व्यक्ति के घनत्व से या वस्तु के घनत्व से ज्यादा और कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारे सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तब आप, जैसे एक तरह से इससे पूछ सकता है कि किस झील में, दुनिया के किस झील में व्यक्ति चाह करके भी डूब के मर नहीं सकता, तो टर्की के वान झील में हो सकता है कि नहीं हो सकता? बदमाशी वाला प्रश्न हो सकता है। इसमें कोई कितना भी डूब मरेगा नहीं, चूंकि वो तुरंत बाहर फेंक देगा सबको। घनत्व बहुत देखना पड़ेगा, घनत्व के कारण ही ऐसा हो रहा है कि वो इसको ऊपर कर देगा, या मतलब तैरने में बहुत ज्यादा करता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बर्फ के ऊपर, पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, और उसके ऊपर भी लोग टहलते हैं, चलते हैं, सारा काम करते हैं। तो बहुत सारी विशेषताओं से भरा संसार है। हाँ, तो वही घनत्व से पूछा जाता है, डेंसिटी से। किसी दिन लेंगे घनत्व की टॉपिक, तो बेहतर तरीके से समझाएंगे उसको। तो वान झील टर्की में है। इससे कई तरह से पूछा जाता है कि वान झील कहाँ पे है? टर्की में है। टर्की में कौन सी खारे पानी की सबसे महत्वपूर्ण झील है? वान झील है। सर्वाधिक संसार में लवणता वाला कौन सा झील है? वान झील है। कितना परसेंट साल्टनेस है? 33। देखो, सबका नहीं पूछा जाएगा परसेंटेज। दुनिया में जो चीजें पहली बार हुई हैं, जो आखिरी बार हुई हैं, दो मुद्दों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना है। कोई काम पहली बार, सबसे कम सबसे ज्यादा कहां पे है, इसको ध्यान देना है। बीच का कोई अगर एरिया है, बीच में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सही आंसर मरा होगा क्या होगा? 35%। लिख लिए हैं, मिटा दे इसको। अगला प्रश्न लिया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? खादर, बांगर,
उर्वरा मृदा, ए और बी दोनों। कौन सा हो रहा है? देखो, जब नदियां प्रवाहित होती हैं, एकदम सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी नदी है, जब ये प्रवाहित होगी तो अपने साथ जल लेकर के चलती है। क्या लेके चलती है? जल लेकर के चलती है। और क्या क्या लेके चलती? बोझिल पदार्थ, बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो लेकर के चलती है। पत्थर होते हैं, नदियों के साथ पत्थर बहते हैं, देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा। अगर बाहुबली वाली सीन देखे हैं जहां ले जा करके शिवपिंड को ले जा करके फेंकता है, उसी तरह की नदियां जब आप देखेंगे तो पत्थर छोटे छोटे वो बहाते हुए ले चलते हैं। अक्सर लोग जब घूमने जाते हैं तो उस तरह के स्थान पर फोटो भी खिंचवाते हैं। बहुत कम पानी में खड़े होकर के एकदम छिछली नदियां बहती हैं पहाड़ी एरिया में। जब नदियां निकलती हैं, उद्गम होता है नदियों का, तो नदियां अपने साथ जब निकलती हैं और ये मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, नदियां जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो नदियां स्थिर हो जाती हैं। जैसे अगर कोई मान लीजिए ये पहाड़ी एरिया है, अगर कोई ये पहाड़ी एरिया है, यहां से कोई नदी इस तरह से निकलती है और ये नदी निकल करके जब तक इस पहाड़ी एरिया पर चलती रहेगी तब तक इसका ढाल जो होगा वो बड़ा तीव्र होगा। नदियां बहुत ही तेज गति से बहती हैं। पानी जब आप गिराते हैं, जैसे आप सीढ़ी पर छत पर खड़े हैं और सीढ़ी पर आप पानी एक बाल्टी गिरा दीजिए तो पानी फर्श पर कितना तेज पहुंचेगा पता है आपको? बहुत तेज पहुंचेगा, बहुत जल्दी, चूंकि सीढ़ी ढाल पे बनी होती है तो बहुत तेजी से जाएगा। लेकिन अगर वही पानी छत पे गिरता, चाहे फर्श पे गिरता, तो धीरे धीरे रेंग के चलता, रेंगता हुआ। समझ पा रहे बात को? तो जब नदियां पहाड़ियों से निकलती, पहाड़ों के बीच से, ग्लेशियर से, तो ऊंचाई से निकलती हैं, तो इस पहाड़ी के एरिया में नदियां बहुत तेजी से चलती, इनका बहाव जो है वो बहुत तेज होता है। लेकिन जब ये फिर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तब इनका बहाव जो है वो स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे बहती हैं। जैसे गंगा यमुना देख रहे हैं कितना धीरे धीरे चलती हैं, पता ही नहीं चलता कि पानी चल रहा है। ऊपर से देखेंगे तो स्थिर दिखेगा, कहीं किनारे देखेंगे तब लगेगा कि प्रवाह हो रहा है, बहुत धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर यहाँ आप खड़े हो जाएंगे, जैसे बाहुबली में देखिए झील किनारे खड़ा था ना पहाड़ी के, कितना तेज पानी गिर रहा था, बह रहा था खूब, तो उतना तेजी से बहाव होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में ये बहाव कम हो जाता है। जैसे बहाव कम होता है और जब कभी वर्षा का महीना आता है, माने बारिश होती है, तो जल स्तर बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जल स्तर बढ़ेगा तो ये नदी इतने में साल भर प्रवाहित हो रही है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो नदियों का पानी इतना फैल जाता है दोनों तरफ, ठीक है। अब नदी इतनी चौड़ी हो जाती होती कि नहीं होती है, नदी अपने जल स्तर को बढ़ा लेती है तो उसका किनारा भी छुप जाता है पानी में और पानी बाहर पूरे बेसिन में बहना शुरू कर देता है। अब ऐसी स्थिति में ये दूसरे तीसरे साल ऐसी कंडीशन आती है कि बाढ़ आती, तीसरे साल चौथे साल बाढ़ आती कस के। नहीं तो हर साल बारिश के समय क्या होता है, थोड़ा सा जलस्तर बढ़ता है। हर समय बारिश में इतना जलस्तर बढ़ता है, नदी पूरा भर जाती है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो नदी आसपास के बहुत बड़े भूभाग को कवर कर लेती है। हमने कहा नदियां जब प्रवाहित होती तो अपने साथ बहुत सारे कूड़ा करकट, पहाड़, चूंकि वो झाड़ियों से रगड़ती हुई आ रही, जंगलों से बहती चली आ रही हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में वो खरपतवार भी अपने साथ बहाती हैं, कंकर पत्थर भी बहाती हैं अपने साथ। तो ये सब क्या होता, अच्छा जब ये बाढ़ आता है तो मानव के द्वारा जितना भी कूड़ा और वो झाड़ी झंखाड़ फेंका गया रहता खरपतवार, वो सब नदियों के माध्यम से बह करके जाता है और धीरे धीरे उसे पानी में वो सड़ जाता है। जब पानी में सड़ता है तो जब कोई भी चीज, कोई भी जब पदार्थ खरपतवार सड़ता है तो वो खाद बन जाता है। क्या बनता? खाद बनता है। और जब वो खाद के रूप में बनेगा और पानियों के साथ जब पानी आएगा तो वो इस जल वाले क्षेत्र में जाकर के पूरा बिछ जाएगा। वो सड़ा गला पदार्थ इस एरिया में जाकर के बिछ जाएगा और जब इस एरिया में बिछ जाएगा तो यह जो भूमि कहलाएगी, इसे भूमि को हम कहते हैं
खादर भूमि, खादर भूमि, और खादर भूमि का मतलब होता है नवीन, सॉरी, या पुरानी या प्राचीन जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब जल के साथ मिक्स होकर के मिट्टी जा रही है, खाद वगैरह जल के साथ मिल करके जा रही, तो जलोढ़, लोढ़ना समझते हैं ना, लोढ़ना, आदमी बच्चे ऐसे लोढ़ने लगते हैं, राउंडिंग ऐसे घूमने लगते हैं वो, तो जल भी तो ऐसे लोढ़ लोढ़ के चलता है। तो जलोढ़ मिट्टी का मतलब, जब जलोढ़ माने वह जल जो मिट्टी खर पतवार लेकर के बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ जाता है, खाद बनता है, खाद देने से वस्तु में उपज बढ़ जाता है, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो खादर मिट्टी को क्या कहेंगे? अच्छा, खादर मिट्टी कब कब बनती है? 3-4 साल बाद जब बाढ़ आता है तब। तो जब 3-4 साल के अंतराल पे जिस भूमि का निर्माण होगा उसे खादर कहते हैं, जो बहुत ही उपजाऊ एरिया होगा। खादर भूमि वाला एरिया क्या होगा? उपजाऊ होगा। कुछ जल ऐसे होते हैं जो साल भर आते हैं, हर साल बढ़ जाता है, जो जैसे यहां पर हमने किया कि यहां तक पानी साल भर बह, एक मिट्टी का निर्माण होगा जिसे कहते हैं बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी का मतलब होता है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नवीन जलोढ़, हर साल बाढ़ आती है, तो जब हर साल थोड़े क्षेत्र में बाढ़ आएगी तो उपज कम होगा, है ना, हर साल। जब जहां पे ज्यादा क्षेत्र तक वो कवर कर लेती है उसे प्राचीन खादर मिट्टी कहते हैं, जहां हर साल आता है उसे नवीन मिट्टी कहते हैं। यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? एक सेकंड, एक सेकंड, खादर नहीं है, बांगर है, बांगर होगा, ये नवीन होगी, प्रत्येक ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, क्षमा चाहते हैं। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, क्षमा चाहते, चीजें थोड़ा ऐसे स्किप कर गई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं, इतना आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी है? खादर है, और बांगर उससे कम उपजाऊ, उपजाऊ है वो भी लेकिन कम उपजाऊ है। बाकी सब बात ठीक था, बस ये उलट गया था। नदी किनारे बांगर क्षेत्र है तो इसीलिए कम उपज होती होगी अपेक्षाकृत उसके। गंगा नदी के बेसिन में आप देखेंगे तो बिना 1 रुपए की खाद डाले खूब बढ़िया से यहाँ जाके नदी में कभी देखेंगे तो सारे फसल होते हैं। कद्दू अब गर्मी में निकलेगा, खूब लौकी निकलेगी, नेनुआ निकलेगा, तरोई निकलेगी, सारे सब्जी लोग फ्री में पैदा कर लेते बिना खाद के, थोड़ा सा गोबर वगैरह खाद डालते हैं बस। बाकी जो करारी हरी हरी सब्जी आप खाते हैं गर्मी के दिनों में इलाहाबाद में बैठ करके, वो इन्हीं की वजह से पैदा होती है, खादर और बांगर मिट्टियों की वजह से ही। समझ आ गई बात? चलो एक प्रश्न और लेते हैं। मिटा दें? चलो एक प्रश्न लेते हैं। व्यापकगत सिद्धांत, लिखें प्रश्न, व्यापकगत सिद्धांत के तहत राज्यों का विलय
राज्यों का विलय, राज्यों के विलय के संबंध में कौन सा असुमेलित है? व्यापकगत सिद्धांत के तहत कौन सा असुमेलित है? ऑप्शन ले लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन लैप्स सिद्धांत लगाया गया था, इसी को राज्य हड़प कहते हैं। पहले प्रश्न सुन लो फिर व्याख्या करते हैं। पहले ही पूछ लिए तुम, रिदम गड़बड़ हो गया। चलो पहला लेते हैं सतारा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ ऑप्शन बनेगा। 1848। दूसरा संभलपुर 1849। तीसरा उदयपुर 1850। चौथा झांसी 1856। पांचवा अवध 1856। दो नहीं हो सकता एक साल में। व्यापकगत सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय के संबंध में कौन सा असुमेलित है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के तहत किस साल किसका विलय हुआ है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। किस साल किसका विलय हुआ है सवाल पूछे जाते हैं। समीक्षा अधिकारी वगैरह में सेम तरह से पूछेगा, एक तरफ सन और दूसरी तरफ एक क्रम से पूछेगा, और इतना ही ऑप्शन में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर ये 5 आप रट लिए हैं तो आप सही कर पाएंगे। बताने का प्रयास करें, आंसर करें आप लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर करें। क्या लग रहा है, कौन सा सही लग रहा है आप लोगों को? क्या लग रहा है? ऑप्शन डी सही है, 1954। पहले मोबाइल तुम लोग रखो। मोबाइल तो कोई नहीं रखा है, हम मोबाइल रख करके ही बात करना। पीछे आप बताएं क्या लग रहा है, कौन सा? अच्छा अभी यहाँ है क्या आप? बताएं पुष्पेंद्र जी। 1854 झांसी है। अच्छा, और इधर कोई बालिका वर्ग में कौन सा? डी। तो ये देख रहा हूं कि सारे हमारे फील्डर बैटिंग करने के लिए ही तत्पर हैं, कोई ठीक से समझ ना पा रहा बात को। इसी पहले सुन लो बात। व्यापकगत सिद्धांत शुरू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। इसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति। इसी को कहते हैं व्यापकगत सिद्धांत, कह सकते हैं आप लैप्स। लैप्स इसी को आप कह सकते हैं राज्य विलय नीति। राज्य विलय नीति। लेकिन एक चीज देखना, बेलजली ने भी राज्य विलय नीति चलाई थी। ऑप्शन में बेलजली है और डलहौजी है, तो अंग्रेजी वर्जन पे ध्यान देना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
व्यापकगत सिद्धांत, इसमें क्या होता था, डलहौजी ऐसा रूल बनाता है कि जिस भी राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं, क्या नहीं होगा, वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा, उसको अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा, ऐसी नियम बन गया। तो वैध उत्तराधिकारी का मतलब कि ये राजा हैं और ये उनके साथ एक रानी है, राजा और रानी दोनों लोग साम्राज्य चला रहे हैं। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि दोनों किसी संतान को जन्म नहीं दे पाए, तो एक प्रथा भारत में चलती थी जिसे कहते हैं गोद लेना। अच्छा, इसी को गोद निषेध सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को गोद निषेध सिद्धांत भी कहते हैं, गोद निषेध सिद्धांत भी कहते हैं। तो भारत में राजा रानी क्या करते थे, किसी एक बच्चे को गोद ले लेते थे, उसको एडॉप्ट कर लेते थे। समझ पा रहे हैं, बच्चे को एडॉप्ट कर लेना कानूनी रूप से, तो वो उनका वैधानिक उत्तराधिकारी हो जाता था। इनके मरने के बाद राजा ये बच्चा बन सकता था, यही परंपरा थी। ये काम झांसी में ठीक से हो नहीं पाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके बेटे दामोदर राव के बीच में अवैध संबंध कह सकते हैं, पिता माता और पुत्र का था। एक गोद लिया गया दामोदर राव बेटा था, जिसको झांसी की रानी या उनके पति मिलकर के गोद लिए थे, जिस बात को लॉर्ड डलहौजी मानने से इनकार कर देता है। और इसी के तहत गोद निषेध सिद्धांत के तहत, राज्य हड़प नीति के तहत इसने 1855 में झांसी का विलय कर लिया था। इसलिए इस प्रश्न का जो शुद्ध उत्तर होगा, सस्ता सरल मजबूत और टिकाऊ उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, झांसी होगा। झांसी का विलय 56 में नहीं बल्कि कब किया गया था, 55 में किया गया था। ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात क्रम से पूछा जाता है, बताओ क्रमशः विलय कैसे किस किस राज्य का हुआ है, क्रमशः विलय किस किस का राज्य का हुआ है। तो सबसे पहले डलहौजिया किसको टारगेट किया, सतारा को। दूसरा का किसको किया, संबलपुर को। तीसरा किसको किया, उदयपुर को। फिर किसको किया, झांसी को किया। फिर किसको किया, अवध को किया। क्या लग रहा है, हम कहां कंफ्यूज लग रहे हैं, इंप्रेशन कंफ्यूज वाला लग रहा है। सतारा कब किया था, 48 में। संबलपुर कब किया, उदयपुर कब किया, झांसी कब किया, अवध कब किया, 48, 49, 50। देख रहे हैं, 48, 49, 50, 55 और 56। सन याद करने में दिक्कत होगी, जब एक के सामने एक लिख करके ऐसे करेंगे तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आप पहले पहले शब्द का एक ट्रिक बना लेना, पहले पहले शब्द उठा लेना। सा उठा लिया, ठीक है, और ऊ उठा लिया, और झांसाराम को उठा लिया, और क्या उठा लिया, आ उठा लिया, ठीक है। तो ससऊ झांसा अवध में ऐसे करके आप कुछ भी बना लेना, जिससे तुम ये वाली सीरीज केवल याद रख पाओ। सतारा, संबलपुर, उदय, झांसी और अवध में इधर एकदम एक एक साल बढ़ाते चले जाना है। 48 में, 49 में, 50 में, फिर यहाँ पर 55 देख लेना है और ये 56 देख लेना है। ध्यान से समझना बात को। अवध के बारे में खूब सवाल पूछा जाता है कि अवध का विलय किस आधार पर हुआ था। तो अवध में जो उस समय नवाब थे, अवध के जो नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। ये उस समय अवध के नवाब थे, जिस समय डलहौजी यहाँ पे गवर्नर जनरल के पद पर था। अब वाजिद अली शाह के बारे में बहुत कहानी प्रचलित है। वाजिद अली शाह लखनऊ के ऐसे नवाब थे, जब इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि अवध में प्रशासनिक असुविधा है, प्रशासनिक असुविधा का आरोप लगाया गया कि प्रशासन कर पाने में
प्रशासन कर पाने में अवध के नवाब अक्षम है, सक्षम नहीं है। अर्थात क्या कह सकते हैं, कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप पूछा जाता है, ध्यान से सुनना बात। कुशासन का आरोप लगाया गया किसके ऊपर, वाजिद अली शाह के ऊपर। और अंग्रेजों ने अर्थात डलहौजी ने एक पत्र भेजा वाजिद अली के पास और कहा कि यह पत्र पढ़ लो, क्योंकि तुमने कुशासन किया है, जनता तुमसे खुश नहीं है, जनता तुमसे खुश नहीं है, इसलिए अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता को खुश करने के लिए, सुख देने के लिए तुम्हारे सत्ता पर अधिकार करेगी। वाजिद अली शाह कहे कि ऐसा हो नहीं सकता, बोले कि हम करके दिखाएंगे। अब अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी भेजी, एक सैनिक टुकड़ी भेजी। वाजिद अली शाह उस समय अपने आरामगाह में आराम फरमा रहे थे, और जैसे अंग्रेजों ने आक्रमण किया, नवाबों के बीच में भगदड़ मचना शुरू हो गया। और जब अंग्रेज अधिकारी जाकर के वाजिद अली शाह को गिरफ्तार किया और पूछा कि महाराज तुम तो भाग सकते थे, सेना को आने में बहुत ज्यादा समय लग गया, तो इसने कहा कि यार जूता पहनाने वाला जो नौकर था वो भाग गया, जूता पहनाने वाला नौकर भाग गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे रह गए, जूता कोई पहनाया नहीं इसलिए भागे नहीं, गिरफ्तार हो गए। बाद में इसी के नेतृत्व में 57 की क्रांति में इनकी पत्नी जाती महक परी, बताएंगे किसी दिन के चर्चा में। तो आज इतनी बात आप समझेंगे। गुरुदेव पधार चुके हैं, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल हम लोग।